यकीन से कह सकता हूं, रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग बेशक कल तक हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के लिए अनजान नाम रहे होंगे, पर 24 घंटे बीतते बीतते लोग इन दोनों को बखूबी जान चुके हैं। जरा सोचिए, एक भारत विरोधी ट्वीट, एक ट्वीट इन लोगों की पहचान को हिंदुस्तान में आसमानी बुलंदियां दिला देता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। रिहाना से ऐसी भी क्या मोहब्बत कि कोई सिर्फ 16 घंटे में उनके ऊपर गाना ही बना डाले, और वो भी उस गाने में तारीफों के पुल बांधे कि ईश्वर ने रिहाना जैसी परी को धरती पर भेजा, ईश्वर तेरा शुक्रिया। आज हम आपको वो गाना सुनाएंगे, बताएंगे कि जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची उनसे मोहब्बत कौन करता है, इतनी मोहब्बत। हम आपको किसानों के नाम पर होने वाली इंटरनेशनल साजिश के कुछ तारों से भी रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग खालिस्तान के इशारों पर ट्वीट कर रही हैं। आज हमारे साथ मेहमानों का बेहद खास पैनल भी मौजूद रहेगा जो बेबाकी से इस मुद्दे पर हमारे हर सवाल पर अपना जवाब देगा। लेकिन पहले ये बड़ी खबर देख लीजिए। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का ग्रेटा पर आरोप। धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 153 ए आईटी एक्ट के तहत एफआईआर। ग्रेटा भारत के खिलाफ पहले भी कर चुकी हैं ट्वीट। सरकार ने एफआईआर को रूटीन प्रक्रिया बताया है और एफआईआर के बाद ग्रेटा ने भी अपनी तरफ से कहा है कि मैं रुकने वाली नहीं हूं और मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सजा देकर, सप्रेस करके, मानवाधिकार का उल्लंघन करके मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम क्यों कह रहे हैं कि यह सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है? कल सिर्फ ये हवाई बातें थीं कि किसी के इशारे पर विदेशी सरजमीन से यह षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन अब ये दावे हवाई नहीं हैं, इनके साथ पुख्ता सबूत भी हैं। क्या है वो पुख्ता सबूत? कौन कौन है जो हिंदुस्तान में इनके साथ खड़े हुए हैं? तो क्या बाहर पहले इनके जरिए आवाजें उठवाई गई और अब उनके साथ यहां पर जो लोग खड़े हुए हैं उस आवाज को ऑगमेंट करने में, बढ़ाने में, उस आवाज के लिए लाउड स्पीकर बनने का काम कर रहे हैं? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आज इस चर्चा में। मास्टर शिवराज सिंह, किसान नेता हैं, पगड़ी में आपको नजर आ रहे हैं। शीतल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजीव रंजन झा, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी का इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं ये अहम जानकारी। ये जानकारी इस पूरे मामले में आपको एक और पर्सपेक्टिव देगी। जरा देखिए, ग्रेटा थनबर्ग, ये नाम कल तक आपने बेशक ना सुना हो। वैसे ग्लोबली ये नाम काफी जाना पहचाना है, हिंदुस्तान में बेशक लोग कम जानते हो। वो इस वजह से क्योंकि कम उम्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये 2003 में जन्मी हुई बच्ची जब आवाज उठाती है तो पूरी दुनिया में इस लिहाज से इसका नाम बनता है। यहां तक कि टाइम मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन इसे 100 प्रभावशाली लोगों में शुमार करते हैं। नोबेल के लिए 2019 और 20 में नाम प्रस्तावित किया जाता है। लेकिन इसको अपना मोहरा बनाकर साजिश बनाने वाले किस तरीके से उसको अमल में लाते हैं, देखिए। साजिश समंदर पार कैसे रची जाती है वो देखिए। और जब कोई ऐसा जो कम उम्र का हो, पर्यावरण के लिए, लोगों के हित के लिए काम कर रहा हो, उसके कंधे का इस्तेमाल किया जाएगा तो कोई शक भी नहीं करेगा। देखिए कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ मुहिम कैसे चलाई गई, विदेशी सेलिब्रिटीज की जो साजिश थी उसका हिस्सा ग्रेटा थनबर्ग कैसे बन गई, वो भी हम आपको बताते हैं। साजिश के लिए एक पूरी सूची बनाई गई थी, शेड्यूल बनाया गया था, उसमें डेट वाइज ये बताया गया था कि कब क्या किया जाना है। और ग्रेटा थनबर्ग से गलती सिर्फ इतनी हुई कि वो जो गूगल डॉक्यूमेंट के पेजेस में उन्होंने संभाल कर रखा था, ना जाने कैसे उनसे वो बटन दब गई कि वो सब कुछ सेलेक्ट होता हुआ ट्विटर पर सार्वजनिक हो गया, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कैसे अचानक तूफान ला देना है 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर, यह पूछते हुए आस्क इंडिया वाई, भारत इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक तूफान ला देना है। ये बातें उन्होंने इस गूगल डॉक्यूमेंट में स्टोर की हुई थी, जो पहले तो सार्वजनिक हो गई, लेकिन जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक लोग इसका स्क्रीनशॉट बना चुके थे। बाद में उन्होंने हालांकि इसे डिलीट कर दिया। गूगल डॉक्यूमेंट में 26 जनवरी के संदर्भ में भी ऐसा लगता है, 26 जनवरी को आपने लाल किले में जो देखा है वो ऐसे ही नहीं हो गया, वो बाकायदा एक प्लानिंग का हिस्सा था। और प्लानिंग इस कदर बड़ी थी
कि कनाडा में उसको रचा जा रहा था, कनाडा में जो शख्स उसे रच रहा था वो ग्रेटा थनबर्ग तक उसे पहुंचा रहा था, ग्रेटा थनबर्ग अपने पास उसको स्टोर कर रही थी और उस प्लानिंग के मुताबिक काम कर रही थी। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये, कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि देखिए वो जो पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठा रही है, अगर हिंदुस्तान में भी उसे एक मुद्दा समझ में आया जो कि बहुत बड़ा है। ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले कभी इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ जो किसान यहां कर रहे हैं। ये बताते हुए जब वो ये कहती हैं तो वो लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको एक मुद्दा मिलता है, वो ये कहते हैं इसमें गलत क्या है, विदेशी हैं तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन जब ये पता चलता है कि एक साजिश थी, अब किस तरह की आवाजें आ रही हैं जरा वो भी सुन लें। और सबसे पहले राधिका खेरा जी से ही मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। राधिका जी, अब ये पब्लिक डोमेन में है कि ये प्लानिंग का हिस्सा था, आपका रिएक्शन? देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लैरिटी से ये बात बोलती है कि किसी को भी देश के आंतरिक मामले में बोलने की कोई अनुमति नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब लोग आज बातें बोल रहे हैं, पहले तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उन लोगों को ये मौका किसने दिया? जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने 370 हटाया, वो हमारे देश का आंतरिक मामला है और कश्मीर को लेकर हर बार कोई भी सरकार आती है, कोई भी नेता हो, यही कहा जाता है कि हमारे देश का आंतरिक मामला है और किसी को भी उस पर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन देश की सरकार क्या करती है? ईयू से लोगों को बुलाती है और डल लेक की सवारी कराती है और कहती है देखिए क्या हालात है कश्मीर में। तब आपको क्यों स्टैंप ऑफ अप्रूवल चाहिए था ईयू के लोगों से? और फिर आप कहते हैं, मोदी जी स्वयं जाते हैं टाइम्स स्क्वायर पे और बोलते हैं कि भारत जो देश है, वहां के जो नागरिक है, इससे पहले शर्मिंदगी महसूस करते थे जब कहते थे कि मैं भारतीय हूँ। कितनी और बेइज्जती करेंगे खुद अपने स्वयं के शब्दों से भारतीयों के। और ये भी छोड़िए, और उन्होंने क्या किया? अब की बार ट्रंप सरकार 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया। क्या पूरे विश्व में कभी आपने देखा है कि किसी एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है? आप उनके लिए चुनाव प्रचार करें तो सब ठीक है, उन्होंने आपके यहाँ पे आके बोल दिया तो आज सब। राधिका जी, अभी सुधांशु जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसका जवाब मैं उनसे लूंगा। लेकिन अगर इसमें ये, जैसा आपने कश्मीर के संदर्भ में बोला, अब ये कहा जाता है, अक्सर मैं सुनता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जोर शोर से उठाते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर यूएन कौन गया था। अब अगर आप ये कहें कि उन्होंने ईयू के लोगों को बुलाया, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये कंट्रोल्ड है, ये इनवाइटेड है, ये भारत खुद कर रहा है, उनको बुला रहा है, तो भारत की तरफ से पहल है। इधर तो बगैर किसी पहल के कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, इन दोनों चीजों में फर्क है। दिनेश जी, आप उनके देश में जाके ट्रंप जैसे बेहुदा इंसान के लिए वोट मांगते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों का पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, जब देश को उस पैसे की जरूरत कोरोना से लड़ने की थी, जब देश को कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, मोदी जी ट्रंप को यहाँ बुला के उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब उन्होंने सवाल कर दिया तो आपको बड़ी परेशानी हो गई। आपने क्यों ऐसे मौके दिए कि विश्व के पटल पर देश की बार बार बदनामी हो? क्यों आपने उनको बुलाया? चलिए, हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी गलती पे गलती करती आई। कांग्रेस पार्टी ने तो 60 साल में कुछ किया ही नहीं, इसलिए शायद बार बार देश की जनता हमें चुनती आई। चलिए, 6 साल आपको तो मौका मिल गया, हमारी गलतियों से सीख लीजिए। अगर आप कहते कि कांग्रेस ने इतना खराब कर दिया, क्यों आपने, चाहे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, और ये भी भूल जाइए, आप बताइए गुरदासपुर में जब अटैक हुआ था उसके बाद क्यों पाकिस्तान को बुलाया था आपने? क्यों उनको कहा था, धन्यवाद किया था पाकिस्तान का कि धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तहकीकात करी? गृह मंत्री साहब के शब्द थे ये। आप बार बार विदेशी लोगों को अपने देश में बुलाते हैं, कभी सिक्योरिटी का राजा देखने, कभी लोगों से स्टैंप ऑफ अप्रूवल मांगते हैं। जब मोदी जी धन्यवाद करते, और आपको याद है ना, कुछ समय पहले मोदी जी को एक अवार्ड भी मिला था और कहा गया था कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उस अवार्ड का, विदेशियों ने अवार्ड दिया था। तब तो बड़े बड़े चैनल्स ने बड़ी चर्चा करी थी और कहा था देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी तारीफ हो रही है। तो जब आपको फूल माला मिलेंगी तो आपको ब्रिक्स एंड बैट्स के लिए और सवालों के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अपने आप को विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कहेंगे, ज्यादा ध्यान बाहर के देश में रखेंगे। सवाल ये है कि अगर ये स्पॉन्टेनियस है, राधिका खेड़ा जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो फिर आप फूलमाला के लिए तैयार हैं तो ब्रिक एंड बैट के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन अगर ये डिजाइन किया गया है, ये कुछ लोगों ने जो खालिस्तान के समर्थक रहे हैं उन्होंने डिजाइन किया है, और उसके बाद आपको अगर ये ट्वीट देखने को मिलते हैं तो फिर सवाल उठते हैं ना कि इन लोगों के जरिए कौन खेल रहा है। खैर राधिका जी, आपकी पूरी बात मैंने समझी। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने भी नटशेल में समझ लिया होगा। राधिका जी ये कह रही हैं कि पहले तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये बात भी स्वागत के योग्य है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला तो पहले जब ट्वीट करते हैं तब वो
रिहाना के ट्वीट पर ही रीट्वीट करते कहते हैं कि यहाँ तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं है, लिहाजा ऐसा हो रहा है। तो कम से कम राधिका जी ये कह रही हैं कांग्रेस की तरफ से, स्वागत के योग्य है। लेकिन मैं सुधांशु जी ये समझना चाहता हूं, क्या मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू हो रहा है? नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं, ये इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। देखिए, अभी मैं जितना सुन पाया, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि यह आंदोलन एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित, विदेश के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र का जाने अनजाने में हिस्सा बन चुका है। अब यह कहना कि एक नैसर्गिक स्वाभाविक आंदोलन है जो भोले भाले किसानों के द्वारा चल रहा है, मेरे विचार से अब यह कहना सीधे आंखों के सामने मक्खी निकलने के समान है। गलती थी ग्रेटा थुनबर्ग की, निकल गया, क्या करें, मजबूरी है, इसलिए सारी बात सामने आ गई। और मैं कहना चाहता हूं, अरे कौन भाई, किसके बारे में हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें एक से एक महान महिलाएं विदेश की, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आती थी। मैडम ब्लावतस्की, मैडम भीकाजी कामा, मीराबेन, एनी बेसेंट, और आज रिहाना, मियां खलीफा। कहां पहुंच गई कांग्रेस? कोई तो सीमा होगी समझने की। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात तो मैं राधिका जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आंतरिक मामले को विदेश कौन ले गया? जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस में। अरे भाई, दुनिया में कभी आपने नहीं सुना होगा जीतती हुई फौज युद्ध विराम करती हो, हमने किया। जो जीतता हुआ मुल्क हो, जिसकी फौज जीत रही हो, जो बड़ा और ताकतवर हो, यूनाइटेड नेशन में जाए, हम गए, महान थे। अंतरराष्ट्रीयकरण हमने किया, और वो फितरत कांग्रेस से गई थोड़ी। ये बताइए, 2002 में गुजरात के बाद आपकी सरकार थी, 2010 में किसने लिखा था मोदी जी के खिलाफ अमेरिकन सेनेट को? 60 सांसदों में। सुधांशु जी जवाब ले लें क्या इसका? 30 से अधिक कांग्रेस के थे। नहीं, एक बात बता दूं, अच्छा, और राधिका जी की बात को मैं सही मानूं कि इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी की बात, जिन्होंने 370 में कहा कि ये तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती थी, ये तो यूएन की परमिशन चाहिए थी। पहले तो तय कर लीजिए आपकी पार्टी लाइन कौन है, और आपकी पार्टी लाइन को, ये पार्टी लाइन वाला कंफ्यूजन तो खैर दिखाई दिया राधिका जी, जो मैंने आपसे बोला कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि अंदरूनी मामला, जो आपने कहा, लेकिन सुरजेवाला उसको रिट्वीट क्यों करते हैं ये भी समझ में नहीं आता। ये जरा ये सुधांशु जी की बातों को भी पृष्ठभूमि में रखते हुए अगर आप जल्दी से समझा चुके हैं हमको, राधिका जी। मैं आपको बहुत क्लैरिटी से कह दूंगी, रणदीप सुरजेवाला जी ने एक बार भी कहीं ये नहीं कहा कि हमारा अंदरूनी मामला नहीं है। मैं भी कह रही हूँ अंदरूनी मामला है, पर मैं ये भी बोल रही हूँ, और वही बात रणदीप जी ने भी कही कि देश के हालात ऐसे ही हैं, और क्यों आपने ऐसा मौका दिया कि कोई भी बोले। आप एक बात बताइए, क्या मोदी जी जाके अगर जिस प्रदेश की रिहाना है वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट मांगेंगे, तो अगर उसने ट्वीट करा तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और सुधांशु जी तो बहुत ज्ञानी इंसान है, इतनी उन्होंने बातें गिनाई। मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी, सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने तो हर चीज करी, कांग्रेस पार्टी बाहर भी लेकर गई, सब कुछ करी। आप लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं ना, सारा मुद्दा तो यही है, आपके मंत्री, सारे मंत्रालय, और आप लोगों ने तो सुनिश्चित तौर से बॉलीवुड को भी इसमें घसीट लिया, कॉपी पेस्ट ट्वीटिंग हुई है, वो भी पूरा विश्व देख रहा है। कितना मजाक उड़वाएंगे आप लोग देश का? कम से कम उनको अलग अलग ट्वीट तो दे देते। इतना बढ़िया आपका IT सेल मालविया साहब चलाते हैं, उनको बोलते अलग अलग ट्वीट भेजते, कॉपी पेस्ट। हालांकि राधिका जी, यहाँ पे भी जो ट्वीट हुए हैं विदेश से, वो भी एक पर्टिकुलर हैशटैग और वर्डिंग के हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन सुधांशु जी का एक क्विक रिएक्शन ले लूं। मैम, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, माफी के साथ रोकता हूं, आपके पास लौटूंगा मैं जी। देखिए, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है। बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ वो तो बेकार हैं, कृषि विशेषज्ञ बेकार हैं, IMF बेकार हैं, रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग ट्वीट करने लायक है। गजब है भाई, किसने मजाक उड़ाया है राधिका जी? वॉशिंगटन DC में तो हमारी सरकार नहीं है। महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर जब अपमानजनक व्यवहार हुआ और तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया, ये गांधी के नाम के होलसेल कॉपीराइट होल्डरों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ये गांधी का अपमान है। जब कहा गया इंदिरा को ठोक दिया था, तो इंदिरा की शहादत पे छाती पीटने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लाल किले पे झंडा फहराने की जो परंपरा थी, वो तो नेहरू जी की थी। अरे एक बार कह देते कि नेहरू की परंपरा के वो, और ये खालिस्तान वाला जो ये मनवंत सिंह पन्नू जो था, पतवंत सिंह मन्नू, ये कह रहा है कि $3.5 लाख का इनाम देंगे।
किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? गांधी का अपमान कर दो, इंदिरा की शहादत का अपमान कर दो, नेहरू की परंपरा राधिका जी, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, लेकिन आपका जवाब लेने के लिए मुझे कुछ देर में आना पड़ेगा। बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 12 मिनट हमारे कार्यक्रम को शुरू हुए हो चुके हैं, एक बार उनके पास भी जाना चाहता हूं। मैं इस पर जवाब लूंगा आपका, लेकिन अब मास्टर शिवराज से जरा मैं ये समझ लूं, मास्टर शिवराज, किसान नेता इसको किस तरीके से ले रहे हैं? क्या उनको ये माफिक आता है कि कोई देश के बाहर बैठा हुआ नॉन डिस्क्रिप्ट जो आज तक हिंदुस्तान में था, वो अचानक इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करे और बाद में बताया जा रहा है कि बाहर का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है? देखो जी, मैं विदेश के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो अभी इंडिया का भी पूरा भ्रमण नहीं कर चुका। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा। मैं तो एक बहुत छोटे किसान का बहुत छोटा हूँ, अनपढ़ किसान का बेटा हूँ, अनपढ़ हूँ। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, तिरंगे में लिपट करके भी किसान का बेटा आता है, आतंकियों के सीने में गोली भी किसान का बेटा उतारता है, और तिरंगे की सुरक्षा भी किसान का बेटा ही करता है। जितना सम्मान तिरंगे का किसान ने किया है और जितना सुरक्षा इस तिरंगे की किसान के बेटे ने की है, मुझे लगता है जितने भी राजनीति में बैठे ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इन्हें सत्ता की भूख होती है, लेकिन देश की सुरक्षा और पेट भरने का काम किसान और किसान का बेटा करता है। ये करवा सकता है, इससे कोई नहीं मुकर सकता। चलिए, आपने एक दूसरा इसमें लाइन ले ली। जरा शीतल सिंह साहब से समझूं। इन्होंने तो ये बताया, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कि किसान के हम सब असल में देखा जाए तो किसान के ही बेटे हैं, किसान के ही बच्चे हैं। हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। शीतल सिंह जी के पास जाके मैं आपके पास आता हूं मास्टर शिवराज। शीतल सिंह जी, ये क्या है, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? एक मुद्दा है, ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड है, उस पर टिप्पणी हुई है ऐसे, या ये मुद्दा अंदरूनी है, बाहर से जो लोग इसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी डिजाइन का हिस्सा है? आज के विश्व में कोई मुद्दा कहीं किसी का कहीं अंदरूनी नहीं रह सकता, न है न हो सकता है। रूस में अगर उन्होंने जो विपक्ष का नेता है येवल्नी, उसको जैसा एलेज किया गया कि उसको जहर दिया गया था, जर्मनी में उसका इलाज हुआ, फिर वो आया और अरेस्ट हुआ, उसे सजा दे दी गई, लेकिन उस मामले पे सारी दुनिया बोल रही है। सारी दुनिया में जो भी बोल सकने वाले हैं वो सब बोलते हैं। चीन में अगर तानाशाही है तो है, वहाँ बहुत सारे लोगों को पकड़ा छोड़ा जाता है, बहुत सारे लोग देश निकाला होता है, बहुत सारे लोग खुद ही देश से निकल जाते हैं, उनकी सबकी बात दुनिया उठाती है। समस्या अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी होगी जो दुनिया में बहुत सारे लोगों को एंगेज कर सकती है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे सोशल ग्रुप्स हैं। हम दुनिया में एक्सपेट्रिएट भारत और चीन में ही सबसे ज्यादा है, भारत और चीन के ही सबसे ज्यादा है जो बाहर रहते हैं, और वो खालिस्तान का आंदोलन भी चलाते हैं, गैर खालिस्तान के आंदोलन भी चलाते हैं, भारत का समर्थन भी करते हैं, बहुत से मुद्दों पर विरोध भी करते हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सवाल होता है कि इस सब का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। सरकार किसान आंदोलन के मामले पर लगातार ऐसी चीजें कर रही है जिससे आप रोक नहीं सकते कि इससे दुनिया का ध्यान आकर्षित न हो। अब तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं हस्तक्षेप किया है, तो उनको तो आप इस तरह से खारिज नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीजें हो रही हैं आपके यहाँ, जब आप अपनी चीजें सेटल नहीं करेंगे तो दुनिया। तो शीतल सिंह जी भी एक ऐसी बात कह रहे हैं जो राधिका जी ने पहले कही कि आप मौका दे रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग इस पर बात कर रहे हैं। और ये अंदर और बाहर वाली जो बात है, इस पर जरा राजीव रंजन से भी एक क्लैरिटी लेकर, सुधांशु जी उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। राजीव जी, किसी ने यह भी कहा कि अगर ये अंदर वाला मामला कह के अगर पल्ला झाड़ा जाएगा तो उइगर मुसलमानों पर कोई बात करेगा, चीन कहेगा ये हमारे अंदर का मामला है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि देखिए यहीं पर फर्क आता है, मोटिव क्या है। एक आतंकवादी को भी गोली मारी जाती है और एक जगह गोली मारी जाती है तो अपराध का संज्ञान लिया जाता है। मोटिव क्या है? मोटिव यहां पर क्या खालिस्तानियों के उकसावे में आकर किसान आंदोलन के बहाने अनरेस्ट फैलाने का था, और अगर ऐसा है तो यह षड्यंत्र है? राजीव रंजन। देखिए, निश्चित रूप से शीतल जी जो बात कह रहे हैं कि ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया है, और निश्चित रूप से जब अमेरिका में कुछ होता है तो हम भारतवासी भी उस पर चर्चा करते ही हैं। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो स्वतः स्फूर्त होती हैं कि ठीक है, हमने अमेरिका की एक खबर देखी, हमने उस पर फेसबुक पर लिख दिया या ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज होती है कि बाकायदा एक कैंपेन प्लान किया जाए, उसके लिए किस तरह के दस्तावेज आपने खुद ही सामने रखे हैं, उसमें किस तरह की गहरी प्लानिंग है, किस तरह से अलग अलग सेलिब्रिटीज को एक साथ उसमें शामिल करना है, उसके पीछे की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपको दिखती है। और आप ये देखिए कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें 25 जनवरी और 26 जनवरी को क्या करना है उसकी बातें लिखी हुई हैं, और वो सब चीजें हुई नहीं। और वो डॉक्यूमेंट लीक कब हुआ? कल लीक हुआ, एक हफ्ते बाद। इसका मतलब क्या है कि वो गलती से लीक हुआ, वो जानबूझ करके तो कतई नहीं डाला गया था। ये नहीं था कि ट्रोलिंग होने लगी तो हटा दिया।
वो गलती से लीक किया हुआ डॉक्यूमेंट था जिसमें उनके पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। और इसका मतलब यह है कि प्लानिंग कुछ और थी जो 25-26 जनवरी को असल में हो नहीं पाया, और इसलिए वो चीजें हुई नहीं जो उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी। वो कैंपेन उस समय चला नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। तो साजिश करने के लिए कौन लोग सवाल ये है, अब सवाल ये है राजीव रंजन, सवाल ये भी है कि क्या ये जो बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं जो बाहर से खास तौर से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनके कंधों का इस्तेमाल होने लगा है और उनको भी अपने कंधे का इस्तेमाल होने देने में कोई गुरेज नहीं है क्या? लेकिन फिर ये भी कि जस्टिन ट्रूडो भी अगर यही कहेंगे तो क्या उनको भी ये समझा जाएगा कि ये भी साजिश के तहत ऐसा कह रहे हैं? लेकिन पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाऊं। सुधांशु जी, मौका दिया है इसलिए कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग मौके की बात कह रहे हैं, कितनी ओछी बात कह रहे हैं। इस देश में अगर ऑफिशियली लोकतंत्र के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो थी इमरजेंसी। सारे नेताओं को राजगृहों में बंद किया गया था, नहीं आज के हिसाब से टेररिस्ट एक्ट लगा के, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को बंद करके सड़क के ऊपर घुमाया गया। सारे अधिकार, मूलाधिकार भंग, मीडिया पर प्रतिबंध, जुडिशरी पे प्रतिबंध। हम गए थे क्या बाहर? बताइए। 26 जनवरी 15 अगस्त पे कभी प्रदर्शन किया था? यही अंतर होता है। जब देश ने आक्रमण किया था, 71 का युद्ध था, इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा अटल जी ने। सन 62 के युद्ध में जनसंघ को छोड़िए, हम जनसंघ थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसके ऊपर नेहरू ने प्रतिबंध लगाकर यात्राएं दी थी, उसने इतना समर्थन किया कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी को बुलाया अपने साथ। अंदर बाहर की क्या बात करते हैं? ठीक है, राधिका जी जवाब देना चाहती हैं सुधांशु जी। पूरी बात करने दिए। नहीं, ये बात गलत है भाई, सारे प्रश्न हमसे हैं और हम केवल उतना ही पाएंगे जितना कि बाकी 5 लोग। 2 वाक्य और कहने दीजिए, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। ठीक है। एक आरोप लगाया राधिका जी ने कि अमेरिका में जाके क्यों कहा। अरे भाई, हम तो आपके जमाने में सुनते थे कि सीआईए हमारे यहां हस्तक्षेप कर रहा है। अगर यह आरोप भी है तो आरोप बड़ा हसीन है। क्या हम वहां हस्तक्षेप करने की स्थिति में हुए? और ये पार्टियां कैसी राजनीति करती हैं? कमला हैरिस बनी वहां की वाइस प्रेसिडेंट, वो तमिल मूल की है। ये तमिल प्राइड वाली किसी पार्टी ने कोई स्वागत किया? बताइए, डीएमके का कोई बयान आया हो? एआईएमडीएमके का आया हो? कोई पट्टानी मक्कल काची का आया हो? ना, यहां पे सिर्फ तमिल प्राइड की बात, नॉर्थ साउथ लड़ाई आपसी उसके लिए करना है। अब तो सवाल आपने भी रख दिए सुधांशु जी, अब तो जवाब लीजिए। यहां पर अब जवाब दीजिए, अब इनके भी जवाब लीजिए। राधिका जी। जी सुधांशु जी, बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी बातें बनाई और मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं। आपने कहा, आपने नेहरू जी की बात करी, सबकी बात करी, लेकिन मैं फिर बोलूंगी, प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने विश्व घूमना शुरू किया, उनका पासपोर्ट खुलने के बाद उन्होंने देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसी टाइम स्क्वायर जहां की रिहाना और जहां के ये सारे लोग लिख रहे हैं आज ट्वीट, उधर जाके मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देश सांप सपेरों का देश है। 2015 में चीन और साउथ कोरिया में क्या कहा था कि इससे पहले लोग अपने आप को कहते थे हमें क्या पाप किए हैं जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। याद है ना आपको? और ये भी याद है जब मॉस्को गए थे प्रधानमंत्री जी, जब हमारे देश का राष्ट्रगान चल रहा था तो मोदी जी पैदल पैदल चल लिए थे। तो आप लोगों ने कितनी बार देश का अपमान कराया। शो का टाइम खत्म हो जाएगा और आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और बार बार आप देश का अपमान करते हैं। और आपने एक बात उस समय ये भी कही थी कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ। बहुत दिल दुखा था, हर भारतीय का दिल दुखा था जब तिरंगे का अपमान हुआ था। लेकिन उससे ज्यादा रोज हमारा दिल दुखता है सुधांशु जी, जिसने तिरंगे का अपमान किया वो दीप सिद्धू आज फरार है। ये तो मोदी शाह साहब की सरकार है जहां पे अजीत डोवल जैसे एनएसए हैं। जब तबलीगी जमात को पकड़ना था तो उनके लीडर मौलाना साद के पास अभी हम इन सब चीजों पर चले जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा। राधिका जी, बिल्कुल इसी की बात। राधिका जी अभी इसी पे रहते हैं ना, इसके आसपास रहते हैं कि क्या जो फॉरेन सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, राधिका जी फॉरेन सेलिब्रिटीज ने जो ट्वीट किया है, क्या वो एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए एक खबर मैं आपको बताता हूं राधिका जी, उसके बाद आसानी होगी मामले को फिर से पर्सपेक्टिव में लाने में। एक बार फिर से सुर्खियों में छाया जगमीत सिंह। रिहाना के ट्वीट पर जगमीत ने कहा थैंक यू। खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक है जगमीत, अमेरिका में भारत विरोधी आंदोलन करता रहा है। धारा 370 हटाने पर भी जगमीत ने उठाई थी आवाज। धारा 370 हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें पाकिस्तान की तरफ से साइड लेना हो या फिर खालिस्तान का मसला, जगमीत हमेशा से मुखर रहा है। जगमीत सिंह खालिस्तान का समर्थक,
और वो ये बता रहा है कि हाँ, रिहाना को मैं जानता हूँ, रिहाना और मैं एक दूसरे को ट्विटर में फॉलो करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। यहाँ क्या कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता? क्या इन चीजों को आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए? शीतल जी, देखिए बिल्कुल ऐसा होगा जो आप कह रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा हमारे यहाँ होता है। आप अगर कोई चीज प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और आप देश के बारे में ऐसी राय रखते हैं जो देश नहीं समझता कि ठीक है, देश उसको आतंकवादी और दूसरे खानों में देखता है, जो ठीक देखता है, कोई भी देश जब तक उसकी सीमाएं हैं ऐसे देखेगा। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो किसी भी आंदोलन में अपने लिए अपना रास्ता या हस्तक्षेप तलाशते हैं। और दीप सिद्धू ने तलाशा, कोई और तलाश रहा होगा, बिल्कुल ऐसा कर रहा होगा। लेकिन फिर मैं वहीं आता हूं, इसके लिए अगर हम इस पूरे कार्यक्रम के जरिए उन किसानों का जो 70 दिन से 72 दिन से ठिठुर रहे हैं जाड़े में अपनी मांग को लेके, अगर उनको खारिज करना चाहते हैं तो ये गलत बात। ये नहीं कर रहे हैं शीतल जी, ये किसी ने नहीं। ये जरा सुधांशु जी से जवाब ले ले। सुधांशु जी, जब ये कहा जाता है लाल किले का मसला आता है या इस तरह के मसले आते हैं और कहा जाता है कि क्या आप उनको राइट ऑफ करना चाहते हैं जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कहा था 2/3 लोगों के पास 2 जून का खाना नहीं है। आज भी हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को नवंबर दिसंबर के महीने तक दिया हमने कोविड काल में। उसमें से भी तो 75% किसान हैं वो, और ये बराबर है जो कहते हैं हम अक्टूबर तक का राशन दे के बैठे हैं। जानवर मान्यवर, जब आप कहते हैं कि ये वो उन किसान ठिठुरते किसान, ये ट्रैक्टर रैली निकाले थे ना, कितने ट्रैक्टर है भारत में? 43 लाख। और आप कहते हैं किसान है 62 करोड़। ये 61.5 करोड़ कहां है जनाब? उसमें 40 करोड़ तो वो है, वो झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, वहां का किसान जिसने कभी जिंदगी में ट्रैक्टर पे हाथ नहीं रखा होगा, उसका दर्द नजर नहीं आता। शीतल जी ने इतनी सहजता से कह दिया, अरे भाई कि देश की सीमाओं का ध्यान रखेंगे, देखेंगे। ये मैं राधिका जी और शीतल जी से कहना चाहिए, ये तथाकथित खालिस्तान के लोगों में न ननकाना साहब है, ना करतारपुर साहब है, ना महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर है। उस खालिस्तान में, तथाकथित खालिस्तान में, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा क्या है। जब है भाई आप लोगों की बुद्धि जो है वो प्रणाम करने योग्य है। और अभी शीतल जी ने बोला था एलेक्सी लेवलिनी के ऊपर कुछ हुआ, उसके ऊपर हत्या का प्रयास हुआ तो पूरा विश्व कहेगा। शीतल जी, हमारे यहां भी बहुत संदिग्ध हत्याएं हुई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या, लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध मृत्यु, दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या, ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या, उस पर आपका क्या विचार है? और राधिका जी ने कहा कि हम लोगों ने देश को बदनाम किया। जनाब, जब इंदिरा जी जाती थी 71 के युद्ध से पहले पूरी दुनिया में ये कहने के लिए कि हम बहुत गरीब देश हैं, हम शरणार्थियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमें पैसा चाहिए। बुजुर्ग लोगों को पता होगा 5 पैसे का टिकट लगा था। कौनों टिकट खरीदेंगे 5 पैसा बांग्लादेशियों के लिए? तो क्या वो देश को बदनाम कर रही थी? जवाब ले लें सुधांशु जी। हकीकत बता रही थी, हम ये नहीं कहा राधिका जी गरीबी का ढिंडोरा पीट रही है बाहर जाकर। ठीक है राधिका जी, जितना समय दिनेश जी आपने माननीय सांसद साहब सुधांशु जी को दिया, उतना समय आप मुझे भी दीजिएगा। बोलिए। सुधांशु जी, आपने इमरजेंसी की बात करी तो साथ साथ ये भी बता देते, जो कल स्टडी और कल सारे आंकड़े आए हैं सामने कि पिछले 1 दशक में जो 96% सेडिशन केसेस भारतीयों पे हुए हैं, जो भारतीयों पे सेडिशन केसेस लगे हैं 405 भारतीयों में, उसमें से 96% केसेस ऐसे हैं जो आपकी सरकार 2014 में आने के बाद हुए हैं। और वो किस लिए लगे हैं? क्योंकि लोगों ने सरकार से सवाल पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या सवाल पूछना राजद्रोह है? क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? और आप क्या बात करते हैं बार बार, हम देश के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो देश के तिरंगे पे साइन करके बाराक ओबामा को देने के लिए गिफ्ट रखा था। देश के तिरंगे का अपमान करने वाले हमें सिखा रहे हैं और पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम कहाँ जाके देश के बारे में अपमान कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अरे हमारी सरकारों ने, हमारे लीडरों ने शहादत देखी है, और आतंकवादी क्या है और आतंकवाद क्या है, और हमारे से ज्यादा, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस भारत के इतिहास में और कोई नहीं जानता। हमने पूरी अपने लीडर, अपने कांग्रेस वर्कर खोए हैं। चाहे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ वाला किस्सा हो, आपको वो भी याद होगा। गिनाने बैठूंगी मुझे लगता नहीं है आपको गिनाने की जरूरत है। लेकिन दिनेश गौतम जी, मैं फिर बोलूंगी, तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को हुआ। तिरंगे का अपमान, इस देश के किसान का अपमान हर रोज हो रहा है। जब लेकिन राधिका जी, क्या उन उपद्रवियों को आप किसानों
किसानों से या सत्तारूढ़ पार्टी से जोड़ सकती हैं? तिरंगे का अपमान हुआ तो जिन्होंने अपमान किया उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए ना, उनको किसी से जोड़ना नहीं चाहिए। ना तो उन किसानों से जोड़ना चाहिए जो अपनी बात कहना चाहते हैं, ना उन लोगों से जोड़ना चाहिए जो सत्तारूढ़ हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मास्टर शिवराज, मैं देख रहा हूं आपका इशारा। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ग्रेटा का नाम नहीं, टूल किट की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस टूल किट से डिजिटल स्ट्राइक का जिक्र, पुलिस जैसा टूल किट में लिखा वैसा 26 जनवरी हिंसा में हुआ। टूल किट बनाने वालों को पकड़ा जाएगा। This toolkit has a particular section in this document which says that it is titled Prior Action Plan, and it says that digital strikes have to be conducted through hashtags on and before 26th of January. Number 2, tweet storms from 23rd January onwards. Number 3, physical action on the 26th of January. And number 4, watch out or join farmers' march into Delhi and back to the borders. So this is a particular action plan which has been delineated in this toolkit. चलिए इस पर हम बात करें, उससे पहले मास्टर शिवराज जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा आंदोलन विदेश से जुड़ गया है तो आज ही घोषणा कर देनी चाहिए कि हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। मास्टर शिवराज, ये किसने कहा है कि पूरा आंदोलन विदेशों से जुड़ गया है? किसने कहा? नहीं, अभी कहां कही गई बात? आपने कब सुना कि ये पूरा आंदोलन विदेश से जुड़ गया है? ये कब सुनी आपने बात? सुन तो लो, समझ लो। और अगर ये भोला भाला किसान वास्तव में सच्चाई में अपने अधिकार के लिए बैठा है तो इनसे वार्ता के रास्ते खोलने चाहिए। जो आताताई है, जिनके कनेक्शन विदेश से हैं, उनकी हिमायत हम कभी भी नहीं करेंगे और ना करी है और ना करेंगे। हम इसमें सरकार के साथ है, उनको सजा दें। और जो भोला भाला किसान देश के किसान अधिकार के लिए बैठा है, उनके लिए सरकार वार्ता के रास्ते। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये जरा सुधांशु जी से जवाब लें। सुधांशु जी। मास्टर शिवराज जी, जो आपने भोला भाला किसान कहा, किसान कितना भी छोटा हो, कितना भी भोला भाला, उसे यह पता होता है कि जब उसकी फसल खेत में लहलहा रही होती है तो कोई भी आवारा पशु यदि घुस के चरने की कोशिश करे, इसको शब्दशः न लिया जाए, तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं जाता, लठ लेके दौड़ाता है कि खबरदार मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। यहां पे आपको दिख रहा है तमाम इधर उधर से घुसे चले आ रहे, आप करें जी हम तो भोले भाले हैं और पुलिस देखे हमसे क्या मतलब? आपको नहीं कहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान का बेटा ही जवान बन के खड़ा होता है, और वही जवान जब मारा जाता है तो इनके लोग जेएनयू में जश्न मनाते थे। दंतेवाड़ा 2010 100 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ये जो नक्सली और इसमें घुसे हुए, हमने नहीं कहा, रवनीत सिंह बट्टू कांग्रेस के सांसद ने कहा कि नक्सलियों खालिस्तान घुसे। और सुनिए मास्टर शिवराज जी, पूरी बात सुनिए। ये नक्सली आज तक, नक्सलियों ने आज तक किसी उद्योगपति को नहीं मारा है। मारा है तो किसान के बच्चों को, जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंग होते हैं, उन सबसे तो पैसा लेते हैं। इसलिए आज तक बताइएगा कभी किसी उद्योगपति को मारो, कहते उद्योगपतियों शोषण, कहते मेरे साथ आ जाओ, और मारते किसको? किसान के बच्चों को। और उनको जो लोग जश्न देकर सपोर्ट करते हैं वो आकर आज इसमें घुसे हुए हैं। अरे आप कहिए भाई, तुम तो खड़े होते थे अदालत में कि हमारे बच्चों को सजा मिले। हमारे बच्चों के अधिकार नहीं है, उन आतंकियों का अधिकार है जिनसे लड़ने के लिए हमारे बच्चे जवान बन के जाके सर्दी में सीमा पर ठिठुरते हैं, और आज आकर हमको भाषण दे रहे हो। थोड़ा दिल पे हाथ रखिए, कहिए मास्टर शिवराज जी, फरमा बता दूं आप किस बात पर राधिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? राजीव रंजन, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। एक महीने का, एक वाक्य कह दूं, रेहाना का 1 महीने का जो मेकअप का खर्चा है ना, 38 से 40 हजार डॉलर है। मतलब आपको पता है 28 से 30 लाख रुपया महीना मेकअप में। राधिका जी, जितना बेचारा किसान जिंदगी में राधिका जी पाता है। और आप सोचिए, राइट सर, गॉट इट सर। जो पैसे के, रुके एक सेंटेंस का, आगे चलते हैं सर, टाइम कम है सर। सुधांशु जी समझ गए बात को। राधिका जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है अगर कोई साजिश हो रही है हमारी, मैं तो कहती हूँ विश्व प्रसिद्ध पुलिस है। जब हम जमातियों के वहां पे डोभाल साहब पहुंच गए थे, उम्मीद करती हूँ उसी तरीके से जब उनको पकड़ा था वो दीप सिद्धू को भी पकड़ेंगे, जो बार बार आंखें दिखा के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हम 26 जनवरी में जिन्होंने दंगई थे उनको आज तक नहीं पकड़ पाए। सिंघू बॉर्डर पे जिन पे किसानों के ऊपर जिन इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पत्थर मारे थे, उनको भी आज तक नहीं पकड़ पाए। लेकिन क्योंकि सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं और सरकार का हिस्सा है, सुधांशु जी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, जिस
तरीके से आप लोग रिहाना की ट्वीट पे रिएक्ट कर रहे हैं, पूरे बॉलीवुड से करा रहे हैं, जिस तरीके से ग्रेटा के ऊपर आप लोग केस कर रहे हैं, अरे हमारे किसान आज 70 दिन हो गए ठंड में बैठे हुए हैं। कई लोगों की तो क्या 170 लोगों की शहादत देख ली है इस आंदोलन ने। अब तो बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया मैं एक फोन कॉल अवे। बात कब कीजिएगा सुधांशु जी? क्यों बिछा दी, कीले क्यों बिछा दी? और 11 दौर के बाद आगे की बात कब होगी? एक बात कंप्लीट करनी दीजिए। वो कंगना रनौत जिसको आपने हमारे टैक्स पेयर के पैसे से सिक्योरिटी दे रखी है, उसने तो साफ साफ कह दिया ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। सरकार तो 11 राउंड की टॉक आतंकवादियों से कर रही है ना, पहले तो उसकी सिक्योरिटी उससे वापस लीजिए, जो बार बार देश के किसान को, जिसका आप खुद सम्मान करते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें अभी बोले हैं। सुधांशु जी, उम्मीद करती हूँ आप ये बात और मुद्दा उठाएंगे। एक ऐसी चलिए, लेकिन अगर हम इस पर रहेंगे तो अब फिर बाकी मेहमानों के पास जा ही नहीं पाएंगे। ये आपको बता दें कि रिहाना के ट्वीट के 16 घंटे के भीतर भारत में गाना बन गया। रिहाना के समर्थन में दिलजीत दोसांझ ने गाना गा दिया। रीरी करके उन्होंने एक गाना लॉन्च कर दिया। असल में रीरी जो है वो निकनेम है रिहाना का। रिहाना की जमकर तारीफ की गई। रिहाना को लेकर दिलजीत ने कहा कि ये एक आसमानी फरिश्ता है जो कि बारबाडोस की धरती के जरिए हमारे बीच में आया, रब तेरा शुक्रिया। अब सवाल यह है कि ये बेशक कह दिया जाए कि अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसको ट्वीट करते हैं, उस पर गाने बन जाते हैं, गानों को अभी तक शायद 10 लाख लोग देख चुके हैं, ये कुछ बताता नहीं है इस बारे में कि यहां एक डिजाइन काम कर रही है? ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस है क्या? देखिए, डिजाइन तो इस तरह से काम कर रही है कि 26 तारीख को कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने एक ललित मिश्रा के व्यक्ति का जो कि जिसके ट्विटर अकाउंट को मैं देखूं तो सिर्फ कांग्रेस के समर्थन वाले ट्वीट से भरा हुआ है, उस ललित मिश्रा के ट्वीट पे लिखा हुआ था लाल किला पहुंचो किसान जय किसान, और उस ट्वीट को अलका लांबा ने रीट्वीट भी किया था। तो एक तरफ राहुल गांधी पूछेंगे कि भाई लाल किला पहुंचने किसने दिया, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता और उसके कार्यकर्ता लोगों को भड़काएंगे कि लाल किला पहुंचो। तो ये डिजाइन क्या है, इससे आपको अपने आप समझ में आ जाता है। राधिका जी, मैं आपसे जवाब लेता, ये वाकई बड़ा अहम सवाल है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपकी सबकी बातों से लब्बो लुआब तो दर्शक निकाल ही चुके होंगे, अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए